रहे हैं इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच एक बार फिर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मध्य पूर्व में नई जंग की आहट से पूरी दुनिया दहल उठी है। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें और ड्रोन्स भी फायर किए हैं। हालांकि इसराइल ने समय रहते ज्यादातर मिसाइलों और रॉकेट्स को मार गिराया और भारी तबाही से देश को बचा लिया। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइल ने लेबनान में उसके ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने पलटवार करते हुए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल की ओर से 100 से ज्यादा फाइटर जेट से बॉम्ब बरसाए गए। इजरायली सेना ने खासकर हिजबुल्लाह के रॉकेट साइट्स को निशाना बनाया। इजरायली एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। लेबनान और इजराइल के बीच हमले उस वक्त हुए जब गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक चल रही है। इस बीच व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षित रखने में उसकी मदद करता रहेगा। वहीं इजराइल पर ईरान की ओर से भी हमले की आशंका जताई जा रही है। जब से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की एयर स्ट्राइक में मौत हुई है, इसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास ने अपने नेताओं की मौत के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है। ईरान और उनके समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने कई बार इजराइल से बदला लेने की बात कही है। वह इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो नॉर्थ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अगले हमले को रोकने के लिए इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। साथ ही और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं आप लेबनान और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ती हुई दिख रही है? किस तरह से हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल पर 320 रॉकेट दागे और अब इसके बाद तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। कहाँ जाता हुआ ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं है। पहली बात, ये जो ये हो रहा है ये बहुत ही इसके एक संभावनाएं उस दिन से ज्यादा जिस दिन से इस्माइल हानिया की एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मारा, तो ये और हमने देखा कि उस दिन के बाद से और फुआद शुक्र की जो किलिंग होती है ये बेरूत में, तो इन दोनों जो हमास लीडर की मौत और हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं उनकी मौत, ये जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को इजराइल ने चोट पहुंचाई। और उसी दिन से तय हो गया था कि ईरान सपोर्टेड हिजबुल्लाह और हमास मिलकर, हुती मिलकर के ये इजराइल को एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे। लेकिन जो अटैक उस रिटेलिएशन बहुत तुरंत बाद होने थे, कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से वो उसमें देरी आई। अभी तक ईरान ने इस तरीके का एक वार्निंग चेतावनी चलती रही, लेकिन वो अटैक नहीं आया। लेकिन क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लेबनान क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल, वहां पर क्लैशेस बहुत ही नॉर्मल होते रहते हैं उन दोनों के बीच में। और ये माना भी जा रहा था जिस दिन ये अटैक होगा, जो अटैक की बात मैं ईरान की कर रहा हूँ इस्माइल हानिया की मौत के बाद, वो आशंका ये जताई जा रही थी कि लेबनान से ही वो अटैक होने वाला है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, 320 रॉकेट ने वहां पर इजराइल पर, स्पेशली जो नॉर्दर्न इजराइल है वहां पर हमला किए। उसके बाद से इजराइल की जो फोर्सेस है वहां का जो सोशल फैब्रिक, स्पेशली मैं यदि प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं और उसके बाद से ये कह रहे हैं कि हम एक जगह हमें इकट्ठा नहीं होना है। और जहां तक सुनने में आया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू वो बंकर में चले जाते हैं। मुझे ये लगता है क्या इजराइल की तैयारी पूरी नहीं है क्या? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत जो लेबनान ने किया है और लेबनान ने इससे कहा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। ये
स्टेट है। और जो इजराइल ने क्या रिस्पॉन्स किया कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ते रहेंगे, whosoever attack us, whosoever hurts us, we will reply, लेकिन we will संदीप जी, reply। जिस तरह से हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि ये तो फर्स्ट अटैक है, आने वाले वक्त में आप क्या स्थितियां देख रहे हैं? और क्या अब बेंजामिन नेतन्याहू की सवाल जो है उनकी कुर्सी पर आकर टिक गया है कि कुर्सी बचानी है तो उन्हें भी लगातार बड़े हमले करने पड़ेंगे, जिस तरह की तैयारी अब इसराइल की तरफ से हो रही है, एयर स्ट्राइक जो है वो दक्षिणी लेबनान पे करने की बात कही जा रही है? देखिए, ये जो कुर्सी का सवाल है, ये तो सवाल 7 अक्टूबर से ही चलता रहा है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल के अंदर अभी सत्ता संघर्ष का कोई खेल चल रहा है। अभी इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से अभी हमास का अंत हो, और ये जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं, जो जितने भी ईरान सपोर्टेड, जो मैं बताया कि हिजबुल्लाह हमास पर होती है, उनसे कैसे लड़ करके अपनी विजय को स्थापित करे, ये सबसे बड़ा सवाल बेंजामिन के सामने, जो कि इतना आसान नहीं है। आपको बताएं, 7 अक्टूबर को जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस दिन जो एक स्कॉलर्स का एक ग्रुप ये कहने लगा कि बस 2 ही दिन लगेंगे, जैसा रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ था। अब आज के इस कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर में 2 दिन नहीं होते हैं। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है और सबके पास अपने उतने ही काउंटर बैलेंस की कैपेबिलिटी होती है। आप ये कहकर कि हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और लगातार लेबनान पर अटैक करते जा रहे हैं, और आप ये, और बाद में जब एक छोटा सा अटैक होता है तो आप बंकर पर चले जाते हैं। मुझे तो लगता है कि क्या इजराइल की पूरी तैयारी नहीं है क्या? क्या वो अभी भी ऑफेंसिव मोड में नहीं है क्या? क्योंकि इजराइल को मालूम है कि जब तीनों तरफ से लड़ाई होगी, हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से, इधर नॉर्थ की तरफ से, लेबनान की तरफ से, सीरिया की तरफ से, तब आप क्या करेंगे? अभी ईरान तो शुरुआत भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का सवाल मैं यहाँ नहीं देखता। मैं यहाँ सवाल ये देखता हूँ कि इजराइल अभी ऑफेंसिव मोड में नहीं है। इजराइल कहीं ना कहीं डिफेंसिव फुटिंग पर दिख रहा है। ठीक है, ऑफेंसिव मोड में जिस तरीके से लेबनान का जो कह सकते हैं, आखिरकार इसराइल क्यों नहीं है? क्या तैयारियों में कमी है? अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। अनुज माथुर जी, क्या इजराइल की तैयारियों में आपको कोई कमी नजर आती है? क्योंकि जिस तरह से अभी सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ने हमला किया है, अभी ईरान की तरफ से हमला होना बाकी है, और एक तरह से कह सकते हैं कि लेबनान भी जो है वो लगातार हमले करेगा, क्योंकि दक्षिणी लेबनान पर भी अटैक करने की बात कही जा रही है, और इसके साथ ही हमास को लेकर तो लगातार जंग छिड़ी ही हुई है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, किस तरह का खतरा आप देख रहे हैं? अनन्या, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि थोड़ा सा मैं हमारे पिछले स्पीकर से थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं। इजराइल किसी भी चीज हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। अनन्या, मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार 7 अक्टूबर को इजराइल ने हमला किया था गाजा के ऊपर, तो उस समय उनको पता था कि इस हमले के रेपरकशंस क्या होने वाले हैं और इनके ऊपर कहां से क्या क्या तरीके से हमले आ सकते हैं, और वो उसके लिए तैयार। दूसरी बात, जब उन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान तेहरान में जाकर के मारा, तब उनको मालूम था कि इसका क्या रेपरकशन होगा, क्या इसका जवाब आएगा, उसके लिए वो तैयार। अब जहां तक हिजबुल्लाह के हमले का सवाल है, जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है, ये देखिए, इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता है। ये हमला हिजबुल्लाह का ईरान डिफेंसिव पे नहीं है। हिजबुल्लाह ने अपना हमला इसलिए किया है कि हिजबुल्लाह के इतने कमांडरों को इजराइल ने अभी तक खत्म कर दिया है। इजराइल पूरी सुरक्षा के साथ हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर लगातार हमले करता रहा है। 8 अक्टूबर से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में फाइटिंग एक्सचेंजेस हो रहे हैं। इजराइल में और हिजबुल्लाह में मिलिट्री पावर में जमीन आसमान का अंतर है। टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरी, उनकी नंबर्स हैं उसमें, और उनके वेपन सिस्टम्स हैं उसमें। तो ये जो हमला हुआ है हिजबुल्लाह का, इसको ये देखने की आवश्यकता है कि जब आप इतने ज्यादा 300-350 रॉकेट भेजेंगे, मेरे हिसाब से 350 रॉकेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि किया, तो हर सिस्टम की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिट, इस वजह से कुछ जाकर के कहीं ना कहीं टकराएंगे। आफ्टर ऑल लड़ाई चल रही है, लेकिन ये हमला 6000 रॉकेट से होना था, जो कि खबरें आ रही हैं, और इजराइल को इसका पता चला। पता चलने के बाद इजराइल ने पहले अरबी भाषा में
लेबनान के लोगों को कहा, उन्होंने वार्न किया और फिर इस हमले को प्रीएम्प्ट किया और इस साउथ लेबनान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स करे और उसके बाद कहीं जाकर के हिजबुल्लाह का हमला आया है। तो जहां तक मेरा मानना है कि जब तक ईरान जैसे का शक्तिशाली देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि हिजबुल्लाह, हुती और इस्लामिक रेजिस्टेंस के जितने भी इनके आतंकवादी संगठन है, ये कोई बहुत ज्यादा असर डाल पाएंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं अनंत, क्या होता है कि हमला होना एक बात होती है और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, अर्थात स्ट्राइक होने के पश्चात नुकसान क्या हुआ। आपको मैं बताता हूं कि जितनी बार हिजबुल्लाह पे हमला इजराइल ने किया है, या तो उनका पेट्रोल डंप उड़ा दिया, या कोई एमिनेशन डंप चला गया, या कोई बड़ा लीडर चला गया। अब इजराइल पे हमला हुआ है, आप मुझे बताएं क्या नुकसान हो गया, क्या खबर बाहर आई है कि नेतन्याहू मर गए या वो मर गए। तो ये मानने की बात होता है कि हमला करना एक बात है और उस हमले का असर कितना हुआ वो दूसरी बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल को भी इस बात का इल्म है कि उनको अब और ज्यादा हमलों को उनके ऊपर आएंगे और इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। और एक बात मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि ऑफेंसिव पर इजराइल है, प्रीएम्प्ट इजराइल ने किया था और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का असर है कि इन्होंने जहां वो 5-6 हजार रॉकेट मारने वाले थे, आप देखिए ईरान भी कितने समय से उनके घर जाकर के उन्होंने हानिया को मार दिया। इतने समय से बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इजराइल ईरान जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ईरान अपने इन प्रॉक्सीज को लगातार मदद करता रहेगा, लगातार उनको वेपन सिस्टम देता रहेगा। तो जहां तक सवाल हमास का है, आप देखिए एक चीज होती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल कॉम्बैट पावर। आज की तारीख में इस हमास की रेजिडुअल कॉम्बैट पावर, मतलब जो उनकी ताकत बची हुई है कॉम्बैट लड़ाई लड़ने के लिए, वो मेरे हिसाब से बहुत लिमिटेड है। तो जहां तक सवाल हमास का है, वो लगभग बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाएगा इजराइल के खिलाफ किसी भी प्रकार के एक्शन में। हिजबुल्लाह बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर ट्रेंड है, बेटर इक्विप्ड है, लेकिन उसके पास भी हाई एंड एडी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, पनडुब्बियां नहीं है, समंदर में कोई उनके पास। तो जब तक उनको मदद करने के लिए कोई दूसरी शक्ति पूरी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कोई बहुत बड़ी जीत या बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल कर पाएगा। और अभी भी कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया है। वो लोग कह रहे हैं कि मोसाद के ऊपर हमला हो गया। मोसाद पूरी दुनिया में है, मोसाद कोई एक जगह बैठा हुआ नहीं है। तो मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के खुद के लोगों को नहीं पता कहां पर है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका रिएक्शन था उस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, और इस रिएक्शन के लिए इजराइल तैयार था और उन्होंने इसका मिनिमम इंपैक्ट होने दिया है। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ये सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ने अभी हमला किया है, इजराइल के हमले को लेकर भी क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल कोई माफ़ कीजिएगा, ईरान जो है वो कोई बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन ये बड़ा हमला वाकई होगा? तैयारियां भी बॉर्डर्स पर ईरान की तरफ से की गई, या सिर्फ और सिर्फ ये दबाव है जो ईरान लगातार कह रहा है हमला करेंगे करेंगे, होगा हमला, तैयारियां हो रही हैं? या फिर अगर हम उस तरह से मजबूती देखें तो अभी भी इजराइल के कंपैरिजन में हम ना ईरान को देख रहे हैं, ना हम हिजबुल्लाह को देख रहे हैं, ना हम बाकी जो आसपास चारों तरफ से हम लोग को लेकर जो जिक्र लगातार कहा जा रहा है, वो सब इजराइल के कंपैरिजन में बहुत कम आके जा रहे हैं। देखिए, दो यहाँ पर पॉइंट्स हैं। एक तो आपका जो सवाल जो लास्ट आपका है कि इजराइल की तुलना में जो ईरान की जो पावर शक्ति है वो कम आती जा रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैक ले चलूंगा। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उस समय मुझे याद है फरवरी में ये जब स्टार्ट हुआ तो बोला गया कि कीव तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन चाहिए। 3 दिन में कीव को कर लेगा मॉस्को, और बस चौथे पांचवें दिन वहां पर पूरी तरह से एनेक्सेशन हो जाएगा और पुतिन साहब अपना आदमी वहां बैठा देगा। और आज लगभग आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की क्या दिशा और दशा है आज के दिन से।
मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब वर्ल्ड पूरी तरीके से पोलराइजेशन है, दो ध्रुव पूरी तरीके से कंप्लीटली विजिबल है, विजिबल पोलर पोजीशन है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि कोई दिखता नहीं है, कोई पीछे से बैक कर रहा है। ईरान के साथ आपको लगता है कि ईरान अकेले है? ईरान का कहीं से ईरान को सपोर्ट नहीं है इस पूरे वॉर जोन में। और हिजबुल्ला और हमास की हुती की तो बात ही मत कीजिए, वो तो ईरान का एक आपका सकते रिफ्लेक्शन है छोटा सा। तो ईरान को आप यदि इजराइल को कंप्लीटली असिस्टेंस मिल रही यूएसए की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ईरान का भी एक ग्रुप है, और वो ग्रुप बहुत क्लियर ना आपको बता दूं, वो ग्रुप चाइना है, वो ग्रुप रशिया है, वो ग्रुप नॉर्थ कोरिया है। तो ईरान इज नॉट आइसोलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि आप कम करके ईरान की कैपेबिलिटी को नहीं आ सकते हैं कि इजराइल। और दूसरी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जैसे कहा कि अभी ये जो इजराइल है वो रिटालिएशन किया है, इजराइल ने ही ऑफेंसिव मोड में है, इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया, उनके लोगों को मारा है। और ईरान बस क्या ये कह रहा है कि अभी बहुत बड़ी हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा? मैं एक चीज बता दे, जब वॉर में कोई स्ट्रेटजी भी होती है उस कंट्री की, नहीं है मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि ईरान कौन सी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर रहा है, ठीक है ना? तो अभी ये एसेस करना कि ईरान अभी शांत है, और मुझे लगता है कि प्रोवोकेशन शायद ईरान को प्रोवोक किया जा रहा हो, ईरान हो सकता है कि स्ट्रेटजी का पार्ट हो कि अभी थोड़ा सा शांत रहना और स्ट्रेटजी को बनाना है, क्योंकि तो इजराइल से लड़ने, जैसे मेरे अभी को पैनलिस्ट कह रहे थे कि ईरान की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि जब कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसको काउंटर करने के लिए ईरान की भी अपनी तैयारी चल रही होगी कि ऐसा नहीं ईरान इन्वॉल्वमेंट होगा डायरेक्टली, तो हिजबुल्ला और हुती का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि रॉकेट दाग दिए गए उधर से इजराइल की तरफ से, फिर ऑल आउट वॉर होगा। और ऑल आउट वॉर लड़ने के लिए आपको या तो फिर इधर एंड और का क्वेश्चन, जैसे पुतिन साहब ने ऑल आउट वॉर स्टार्ट किए थे, बाद में फिर आप देख रहे हैं कि आप कुर्स को, अपना रशिया को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये असेसमेंट करना इस पूरे कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर में, जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरह का जो डायनेमिक्स वॉरफेयर था कंप्लीटली चेंज, इट इज नॉट ओनली ऑन द बैटलफील्ड। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एसेस यदि करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान और इजराइल दोनों आमने सामने हैं, और इजराइल कई बार कह चुका है कि ये ऑल आउट वॉर है, ये हमास को खत्म करने का वॉर है, इसीलिए वो यूएस पूरी तरीके से यूएस के सजेशन को इग्नोर करता रहा है। तो जब आपका डिक्लेरेशन है ऑल आउट वॉर है, हमास को खत्म करना हुआ है, तो हाउ कैन यू थिंक कि ईरान के बस काम बैठ गया? तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ दोनों के तरफ से एक ऐसा कुछ होगा जो इस वॉरफेयर को एक नए रूप में लेगा, और यहाँ से शांत होने वाला नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार लेबनान से अटैक हुआ है, ये 7 अक्टूबर के पहले भी लेबनान और इजराइल के बीच में अटैक होते रहे। तो इट्स नॉट ओनली प्रॉक्सी वॉर, दिस इज द प्री स्टेज ऑफ द फुल फ्लेज्ड वॉर। ठीक है अनुज माथुर जी और संदीप जी, मैं आप दोनों से एक और चीज़ समझना चाहूँगी, क्योंकि इन सब के बीच ये जो लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इस पर नज़र अमेरिका भी बनाए हुए हैं। अमेरिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अनुज जी पहले आप, और उसके बाद संदीप जी आप बोलेगा। देखिए अनन्या, अमेरिका, देखिए जो इजराइल का बैकअप की ताकत जो इजराइल की है, वो इजराइल की ताकत ही ये है कि उसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और हम इजराइल की हर संभव मदद करेंगे। मैं ये बता रहा हूं आपको, न केवल यहाँ, हर उस जगह जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, आप देखेंगी कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका का वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ही ईरान ने ये कहा कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं और इसका माकूल जवाब समय आने पर देंगे, उसी समय उन्होंने अपनी मेडिटेरेनियन में जो नेवल प्रेजेंस है उसको लगभग दुगना कर दिया। रेड सी में अपना और नीचे उधर हर जगह उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा दिया। ये एक पॉस्चरिंग मनूवर है और वो ईरान को बताना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, पहले उन्होंने कहा, बयानों के द्वारा उनको समझाया। देखिए
लड़ाई, जैसा कि बता रहे थे थोड़ी देर पहले, लड़ाई 3 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ी जा रही है आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है। और वो 3 फ्रंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, जो आप चाहें कह सकती हैं। और वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बहुत जबरदस्त फेज होता है किसी भी वॉर का। दूसरा होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर, जो कि लगातार, क्योंकि आप ये देखिए कि किस कीमत पर कौन सा देश क्या कर पा रहा है। हिजबुल्लाह अगर 400 रॉकेट मारता है तो उसके काफी नुकसान इकोनॉमिक, तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे। और जो तीसरा फ्रंट होता है वो होती है ग्राउंड वॉर। अब जो ग्राउंड वॉर चल रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या मिडिल ईस्ट हो, वो ग्राउंड वॉर एक अट्रिशन वॉरफेयर की तरह से हो रही है। अट्रिशन वॉरफेयर का मतलब होता है कि आप लगातार उस पर नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करें, मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन्स, दिस दैट एंड द अदर, वो तमाम चीजों से करके और उसकी मिलिट्री माइट को इस कदर कम कर दें कि वो बाध्य हो जाए कि वो अपने आप को कैपिचुलेट करवा दे। ये एक कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एट्रिशन वॉरफेयर का। और वही एट्रिशन वॉरफेयर नैना जी आपको यहाँ नजर आ रहा है कि आप इधर से रॉकेट मार रहे हैं, वो उधर से एरियल अटैक कर रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन डिसाइसिव वॉरफेयर हमेशा तभी होता है जब आप ग्राउंड के ऊपर अपने ट्रुप्स को फिजिकली लड़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि गाजा में होता है। गाजा में इजराइल की सेना ग्राउंड पर है और वो निकाल के हमास के लोगों को खत्म कर रही है। तो ये अंतर है अट्रिशन वॉरफेयर का और डिसाइसिव जो वॉरफेयर होता है उसका। तो ये आप जो देख रहे हैं वो अट्रिशन वॉरफेयर का एक बड़ा आपको उदाहरण देखने के लिए नजर आ रहा है। और इसका भी असर तब देखने को मिलेगा जब आप बूट्स ऑन ग्राउंड अप्लाई करेंगे। जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड अप्लाई नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी लड़ाई का एक सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। इस शब्द का मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कई बार बताने का प्रयास कर चुका हूं। क्रिक इसको कहा जा सकता है, और क्रिक है चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ये एक नया अलाइनमेंट बन के आया है और इंटरनेशनल जो आज की परिस्थिति है उसमें कोई भी देश अकेला नहीं है। कुछ देश भारत की तरह से न्यूट्रल जरूर हैं, लेकिन ये ईरान अकेला है, ये बात सोचना भी गलत है। उनके पास जिस दिन ये हमला हुआ, जिस दिन इस्माइल हानिया पे का एसेसिनेशन हुआ था, उसके अगले दिन 4-5 IN-76 में इमदाद, मदद, मिलिट्री हेल्प जो है तेहरान पहुंच गई थी रशिया से। तो ये कोई बिल्कुल अकेला नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ईरान इस लड़ाई को अगले डायमेंशन में ले जाने के लिए अभी तैयार नहीं होगा और वो कोशिश लगातार करता रहेगा। ठीक है अनुज जी, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिजबुल्लाह के हमले पर पीएम नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। नॉर्थ इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमें तकलीफ देगा उसे हम तकलीफ देंगे। हम अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आया है। हम अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिजबुल्लाह के हमले पर पीएम नेतन्याहू की प्रतिक्रिया, नॉर्थ इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमें तकलीफ देगा उसे हम तकलीफ देंगे। हम अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नॉर्थ इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो हमें तकलीफ देगा उसे हम तकलीफ देंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। हमारे साथ संदीप जी बने हुए हैं। संदीप जी, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया नॉर्थ इजराइल को लेकर, लेकिन अमेरिका को लेकर आप क्या रुख देख रहे हैं? अमेरिका का रुख देखिए, एक बहुत ही मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है अमेरिका के रुख को लेकर के। दुनिया पर जहाँ युद्ध होते हैं, इफ देयर इज वॉर देयर इज अमेरिका। जहाँ युद्ध है वहाँ अमेरिका है। ये अमेरिका और युद्ध का एक टोली दामन का साथ है, क्योंकि उसका अपना बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक इस चीज को समझना होगा कि अमेरिका का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो एक ऐसे दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, जहां पर अमेरिका के अंदर भी एक तरह का एक डुअलिज्म है। जैसे आपको बताऊं, जब से बाइडेन साहब आते हैं तब से लगातार उनको कहीं ना कहीं बैकफुट में आना पड़ रहा है। हमने देखा
अफगान, जिस अफगानिस्तान को लेकर के 20 साल वहां पर रहे, फाइनली वहां से उनको विड्रॉ करना पड़ा। रशिया यूक्रेन वॉर को देखा कि जैसे यूक्रेन को फ्यूलिंग करते रहे और उसके बाद कंप्लीटली बोले कि नहीं हम आपको असिस्टेंस देते हैं और रशिया पर आपकी विक्ट्री हो गई। रिजल्ट क्या हमारे सामने सबको मालूम है। इसके बाद इजराइल को हमेशा एश्योर करते रहे कि देखिए मिडिल ईस्ट में आप अकेले नहीं हो, कंप्लीटली हम आपके साथ खड़े हैं। अब जब वहां चुनाव हो रहे हैं और आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका इज फर्स्ट अमेरिका। वो ये कहते हैं कि हम अमेरिका की जो प्रॉपर्टी है वो हम दूसरे जगह नहीं लाते। दैट मीन्स कि अब ये जो जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, हर तरह से अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होने देते। तो एक तरह से दबाव बाइडेन के ऊपर कि कहीं ना कहीं इस वॉर को इजराइल का जो करंट टेंशन चल रहा है ये डिस्कलेट किया जाए। और इसके लिए आप देखते हैं कि जब ईरान, जब याद है आपको इस्माइल हानिया की जब मौत होती है तो ईरान कंप्लीटली एग्रेसिव पोस्टर पर था, तो तुरंत वहां से एंटनी ब्लिंकन आते हैं वहां पर इजराइल पर और बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं। वो कहते हैं रेस्ट्रेंट कीजिए, अमेरिका हमेशा कहता है रेस्ट्रेंट कीजिए, तो ये सब मॉडरेट सही में बैठिएगा। तुरंत वहां से फ्रांस यूके भी का मैसेज आने लगता है। तो इनको डर है कि कहीं फुल फ्लेज वॉर ना हो जाए, क्योंकि फुल फ्लेज वॉर होने से यदि इजराइल कहीं बैकफुट में आया, क्योंकि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ इजराइल की ही जीत होगी। जैसे कि मैंने बताया आज के वॉर फेयर में नो कैन प्रेडिक्ट कि कोई कंट्री कंप्लीटली विक्ट्री के फॉर्म में आएगी। तो अमेरिका को इस बात का एहसास है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है इस तरीके का जो कंटिन्यूअस चलता रहा है ये चलता रहे, लेकिन फुल फ्लेज वॉर कहीं ईरान और इजराइल के बीच में ना हो। इसीलिए वो डिटरेंस करता है। जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब ये इस्माइल हानिया की मौत होती है तो तुरंत अमेरिका अपना जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, अपने मिसाइल्स हैं, वो डिप्लॉयमेंट करने लगते हैं। तो इट इज जस्ट फॉर द डिटरेंस, नॉट ऑल अबाउट कि अमेरिका नहीं चाहता इस समय की फुल फ्लेज वॉर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का है।